वेलकम टू द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 3 मुद्रा एवं साख को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का पहला पॉइंट है मुद्रा का परिचय। मुद्रा दैट इज़ मनी। मनी से हम सब भली भांति परिचित हैं। आज के ज़माने में मुद्रा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह हमारे आर्थिक जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण वस्तु है। मुद्रा से ही हम लोग अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था में जितना भी आर्थिक क्रियाएं की जाती है वो मुद्रा के द्वारा ही की जाती है। हम लोग कोई भी वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने के लिए मुद्रा का ही उपयोग करते हैं। मुद्रा जो है हमारे जीवन को बहुत ही आसान बना दिया है। मुद्रा के बिना हम लोग की कोई भी गतिविधि आसान नहीं है। लेकिन क्या ये इमेजिन किया जा सकता है कि जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, जब मुद्रा की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तब वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन कैसे होता था? मुद्रा को आधुनिक आर्थिक जगत का एक महत्वपूर्ण और आधारभूत आविष्कार माना जाता है। मुद्रा की उत्पत्ति से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो गया था। जब मुद्रा का अस्तित्व नहीं था, उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली अपनाई जाती थी। उसमें वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग से ही किया जाता था। मतलब एक वस्तु को लेने के लिए दूसरी वस्तु दी जाती थी, लेकिन उसमें बहुत सारी समस्याएं थी। तो इस चैप्टर में इस पार्ट में हम लोग मनी क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या क्या समस्याएं आई जिससे मुद्रा की उत्पत्ति का अनुभव हुआ, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। मुद्रा के अगर शाब्दिक अर्थ को देखें तो मुद्रा के अंग्रेजी भाषा का शब्द मनी लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से बना है। कहा जाता है कि रोम में देवी जूनो के मंदिर में मुद्रा बनाई जाती थी और देवी जूनो को ही मोनेटा के नाम से पुकारा जाता था। अब देखते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली जो मुद्रा की उत्पत्ति से पहले प्रचलित थी, उसमें वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन वस्तुओं और सेवाओं से किया जाता था। अगर यहाँ पर डेफिनेशन को देखा जाए तो ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें मुद्रा के बिना, मतलब मुद्रा तो उस समय नहीं थी, तो मुद्रा के बिना वस्तुओं और सेवाओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से विनिमय किया जाता था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली हुई जिसमें वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं को ही दिया जाता था। इसे इंग्लिश में हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं। अगर एग्जाम्पल में देखा जाए तो अगर कोई एक किसान है जो गेहूं का उत्पादन करता है, तो अपने गेहूं के बदले में उसे वो कपड़ा प्राप्त करना है, तो वो एक ऐसे इंसान के पास जाता है जिसके पास कपड़ा है और वो अपने गेहूं के बदले में उस कपड़े को प्राप्त कर लेता है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक गाय के बदले में 10 बकरियां एक्सचेंज कर दिए। तो इस प्रणाली में क्या होता था कि दोनों ही व्यक्ति एक ही साथ खरीदने और बेचने का कार्य करते थे। इस प्रणाली में दोनों ही व्यक्ति क्या करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने का कार्य एक साथ करते हैं। इस यहाँ पे देख सकते हैं कि आदि मानव के टाइम में जब मुद्रा का अस्तित्व नहीं था, यहाँ पे 2 व्यक्ति को देख रहे हैं। ये पहला व्यक्ति जो है वो शिकार किए हुए अपने बाघ के बदले में वो दूसरे व्यक्ति से घड़े को प्राप्त करता है। मतलब वो यहाँ पे बाघ को बेच रहा है और घड़े को खरीद रहा है। मतलब ये पहला व्यक्ति बाघ को बेचने का भी काम कर रहा है और घड़े को खरीदने का काम कर रहा है। अगर दूसरे व्यक्ति की बात करें तो वो भी उसी तरह से अपने घड़े को बेच रहा है और दूसरे व्यक्ति से बाघ को खरीद रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोनों ही व्यक्ति एक ही साथ, ये भी खरीदने और बेचने का कार्य कर रहा है, ये भी खरीदने और बेचने का कार्य कर रहा है। मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली में खरीदने और बेचने का कार्य क्या होता है, साथ साथ में होता है। जबकि मुद्रा में ऐसा नहीं होता है। हम लोग यहाँ पे कोई भी सामान खरीदने के लिए मुद्रा को दे देते हैं और वो सामान प्राप्त कर लेते हैं, या फिर अगर बेचना भी होता है तो हम लोग कोई सामान बेच देते हैं, उससे मुद्रा प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में ये क्रिया साथ साथ में होती है।
तो उस समय जब मुद्रा की उत्पत्ति नहीं थी और वस्तु विनिमय प्रणाली अपनाई जाती थी, तो उस समय की अर्थव्यवस्था को वस्तु अर्थव्यवस्था कहा जाता था। मतलब कमोडिटी फॉर कमोडिटी, मतलब वस्तु के लिए वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। इन शॉर्ट सीशी इकोनॉमी। अब वस्तु विनिमय प्रणाली की एक आवश्यक शर्त थी, दैट इज कंडीशन, जिसके बिना वस्तु विनिमय प्रणाली पॉसिबल नहीं था। तो ये शर्त क्या थी? तो आवश्यकता का दोहरा संयोग। वस्तु विनिमय प्रणाली की जो आवश्यक शर्त थी उसे आवश्यकता का दोहरा संयोग कहा जाता था, दैट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इस शर्त के बिना कोई भी विनिमय संभव नहीं था, ये एक ज़रूरी शर्त थी। अब आवश्यकता का दोहरा संयोग क्या है, इसे हम लोग इस चित्र से समझ सकते हैं। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच में विनिमय को दिखाया गया है। यहाँ पहला व्यक्ति अपनी मछली के बदले में अनाज को प्राप्त करना चाहता है तथा दूसरा व्यक्ति अपने अनाज के बदले में मछली को प्राप्त करना चाहता है। अर्थात पहले व्यक्ति को किसकी आवश्यकता है? अनाज की, एंड दूसरे व्यक्ति को मछली की। तो यहाँ पे दोनों की आवश्यकताएं पूरी हो रही है, अर्थात आवश्यकता, तो दोनों की आवश्यकता का दोहरा संयोग, मतलब दोनों को एक दूसरे की वस्तु चाहिए। इन दोनों के दोहरे संयोग, ये जो शर्त है ये यहाँ पे पूरी हो रही है, मतलब अब दोनों के बीच में विनिमय हो सकता है। आवश्यकता के दोहरे संयोग के डेफिनेशंस को अगर देखें तो आवश्यकता के दोहरे संयोग से तात्पर्य दोनों पक्षों, क्रेता दैट इज खरीदने वाला तथा विक्रेता मतलब जो वस्तुओं को बेचता है, दोनों पक्षों क्रेता तथा विक्रेता का एक दूसरे से वस्तुएं या सेवाएं खरीदने और बेचने की सहमति से है। मतलब आवश्यकता का दोहरा संयोग का मतलब क्या हुआ? दोनों पक्ष, जो बेच रहा है और खरीद रहा है, दोनों को एक दूसरे से जो भी वस्तुएं हो या सेवाएं हैं खरीदने और बेचने की सहमति होनी चाहिए थी। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखें, इसको भी अपनी मछली बेचने की सहमति थी तथा अनाज खरीदने की सहमति है। इसे भी अपने अनाज बेचने की सहमति है तथा मछली को खरीदने की सहमति है। मतलब दोनों की सहमति होना आवश्यक है। अर्थात एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता हो तथा वहीं दूसरे व्यक्ति खरीदने की इच्छा रखता हो, दोनों ही क्या होनी चाहिए? पूर्ण होनी चाहिए। आवश्यकता के इस दोहरे संयोग को इस दूसरे पिक्चर में भी देख सकते हैं। यहाँ पे दो लड़कियाँ अपनी अपनी वस्तुओं का विनिमय कर रही है और दोनों ही लड़कियों को एक दूसरे का सामान चाहिए है। तो इस तरह यह दोहरे आवश्यकता का दोहरा संयोग वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यक है। यह आवश्यकता का दोहरा संयोग वस्तु विनिमय प्रणाली की एक प्रमुख समस्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसमें प्रमुख है आवश्यकता का दोहरा संयोग। अब इसमें समस्या क्या आती है? इसमें समस्या ये है कि अगर एग्जाम्पल से अगर देख सकते हैं कि एक कपड़ा निर्माता है, मतलब जो कपड़े बेचता है बाज़ार में, तो वो अपने कपड़े के बदले में गेहूँ खरीदना चाहता है। तो उसे अपने कपड़े बेचने के लिए गेहूँ उगाने वाले किसान को ढूंढना होगा, और वैसे किसान को ढूंढना होगा जो अपने अनाज के बदले में, मतलब अपने गेहूँ के बदले में कपड़ा खरीदना चाहता हो, जो कि क्या है? मुश्किल है। मतलब वो एक किसान के पास जाएगा, मे भी उसके पास गेहूँ है लेकिन वो कपड़ा खरीदना नहीं चाहता है, तो फिर उसे दूसरे किसान के पास जाना पड़ेगा। फिर दूसरे किसान को भी अगर कपड़ा नहीं चाहिए तो वो उस तरह करते घूमते घूमते वह ऐसे किसान को ढूंढना पड़ेगा जो अनाज भी बेचने को रेडी हो तथा उसके कपड़े को भी लेने के लिए रेडी हो। तो इस तरह देख रहे हैं कि आवश्यकता का दोहरा संयोग क्या है? एक प्रमुख समस्या है वस्तु विनिमय प्रणाली में। आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या को इस पिक्चर के द्वारा समझा जा सकता है। इस पिक्चर में पहला व्यक्ति अपने साइकिल के बदले में जूते प्राप्त करना चाहता है। वो जूते प्राप्त करने के लिए दूसरे व्यक्ति के पास जाता है जो जूते बेचना चाहता है, लेकिन ये जूते बेचना तो चाहता है लेकिन जूते के बदले में उसे किताबें चाहिए, साइकिल नहीं चाहिए। तो इन दोनों के बीच में, पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच में विनिमय
संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पे दोहरा संयोग की शर्त पूरी नहीं हो रही है। ये दूसरा व्यक्ति अपने जूते लेकर किताब वाले के पास जाता है, लेकिन किताब वाले किताब बेचने के बदले में साइकिल देना चाहता है, उसे जूते नहीं चाहिए। तो इन दूसरे और तीसरे व्यक्ति के बीच में भी विनिमय नहीं पॉसिबल है, क्योंकि तीसरे व्यक्ति को अपने किताब के बदले में साइकिल चाहिए। ये पहले व्यक्ति के पास जाता है, लेकिन इसे किताबें नहीं चाहिए होती है, साइकिल के बदले में इन्हें जूते चाहिए होता है। तो यहाँ पहला और तीसरे व्यक्ति के बीच में भी विनिमय संभव नहीं है। चौथा व्यक्ति को किताब चाहिए अपने पेस्ट्री के बदले में। जिसके पास किताब है उसे पेस्ट्री नहीं चाहिए, उसे क्या चाहिए, साइकिल चाहिए। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं इन चार व्यक्ति, अगर बाज़ार को अगर हम लोग कल्पना करते हैं तो बाज़ार में अगर चार व्यक्ति है तो इन चारों के बीच साथ अलग अलग सामान है और सबके अपने अपने मांगे हैं। लेकिन इस संयोग, आवश्यकता के दोहरे संयोग की शर्त पूरी नहीं होने के कारण यहाँ पे विनिमय नहीं होगा। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं आवश्यकता का दोहरा संयोग क्या है, एक प्रमुख समस्या है। आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या के साथ साथ वस्तु विनिमय प्रणाली की अन्य बहुत सारी समस्याएं भी हैं। पहली समस्या, मूल्य के सामान्य माप का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली में लेन देन के एक माध्यम के अभाव के साथ साथ वस्तुओं के मूल्य के मापने के लिए एक सामान्य इकाई का भी अभाव था। मूल्य के सामान्य माप की इकाई के अभाव के कारण वस्तुओं और सेवाओं का क्या मूल्य होना चाहिए यह निर्णय करना कठिन था। हालांकि कुछ नियम बनाए गए थे वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए, जैसे एक घोड़े के लिए 2 गायें, एक गाय के लिए 2 क्विंटल गेहूँ, एक पेन के लिए 3 पेंसिल इत्यादि। इस तरह के बहुत सारे नियम लेन देन के लिए बनाए तो गए थे, लेकिन ये उचित नहीं थे। तो इस प्रकार वस्तुओं के मूल्य को मापने के लिए इकाई के अभाव के कारण वस्तु विनिमय प्रणाली उतना इफ़ेक्टिव नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा है मूल्यों के संचय में कठिनाई। अब जो वस्तुएं हैं उसके मूल्य को संचय करना कठिन था। हम लोग आज के टाइम में मुद्रा को स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन पहले वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं को बहुत दिनों तक स्टोर करना उचित नहीं था, क्योंकि बहुत दिनों से स्टोर करके रखने से वस्तुएं खराब हो सकती हैं। इसके अलावा भी अन्य समस्याएं आती थी, जैसे अगर किसी वस्तुओं को बहुत अधिक दिनों तक स्टोर रखना है तो उसके लिए आवश्यक स्थान की आवश्यकता होगी। वस्तुएं खराब हो सकते हैं, वस्तुओं के मूल्य और उसकी गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है। इस तरह वस्तुओं के मूल्य में संचय करना कठिन था। नेक्स्ट है वस्तु की अविभाज्यता। अविभाज्यता का अर्थ हुआ जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है, जिसको बांटा नहीं जा सकता है। तो बहुत सारी ऐसे वस्तुएं हैं जिसको बांटा नहीं जा सकता है। अगर उस वस्तु को बांटा गया तो उस वस्तु की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि वस्तु की अविभाज्यता कैसे वस्तु विनिमय प्रणाली में एक समस्या है। एक व्यक्ति है जिसके पास घोड़ा है और उस घोड़े के बदले में वो कपड़े प्राप्त करना चाहता है। तो घोड़े की आधी कीमत के बराबर वो कपड़ा प्राप्त करता है। तो घोड़ा को वो काट के नहीं दे सकता है। अगर वो घोड़े को काट के देता है तो उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। घोड़ा को मारे बिना ये संभव नहीं है। तो यहाँ पे घोड़े को बांटा नहीं जा सकता है। तो इस तरह से वस्तु की अविभाजनशीलता, मतलब वस्तु को नहीं बांटने की क्वालिटी के साथ होने से ये वस्तु विनिमय प्रणाली संभव नहीं होता है। तो वस्तु की अविभाज्यता भी वस्तु विनिमय प्रणाली की एक प्रमुख समस्या थी। नेक्स्ट है भविष्य के भुगतान में कठिनाई। भविष्य के भुगतान में कठिनाई का अर्थ हुआ कि उधार या कर्ज लेने के बाद उसे बाद में चुकाया जा सके, जो कि संतोषजनक इकाई की कमी के कारण कठिन था।
वस्तु से भविष्य में भुगतान करने से बहुत सारी समस्याएं आ जाती थी, जैसे कि वस्तु का मूल्य में गिरावट हो जाता था, वस्तु की विशिष्टता जो उसका स्पेसिफिक क्वालिटी है वो घट जाती थी, उसकी गुणवत्ता में अंतर आ जाता है, उसके फैशन में चेंजेस आ सकता है। तो इस और एक और है कि भविष्य में भुगतान में कठिनाई की समस्या सीधे तौर पर ये दूसरी समस्या मूल्य के संचय में कठिनाई से संबंधित है। अगर हम लोग वस्तुओं को बहुत दिन तक स्टोर करके ही नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वस्तुएं ख़राब हो सकती है, उसकी क्वालिटी ख़राब हो सकती है, तो फिर हम उसको बाद में भुगतान कैसे करेंगे। अभी के टाइम में तो पॉसिबल है कि मुद्रा से हम लोग भुगतान करते थे, लेकिन उस समय में हम लोग वस्तु से वस्तुओं को भुगतान करते थे, तो हम उसी वस्तु को तो भुगतान नहीं कर सकते, तो दूसरी वस्तुओं में हम लोग को क्या होता है, गिरावट मात्रा में, उसकी क्वालिटी में चेंजेस आ सकते हैं, तो जो कि उपयुक्त नहीं था। नेक्स्ट है विशेषज्ञता का अभाव। विशेषज्ञता स्पेशलाइजेशन मतलब किसी वस्तु का उत्पादन करने में कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा विशेष गुण रखता हो, उसको ही अच्छे से उत्पादन करना चाहता हो। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक व्यक्ति है जो टेक्नोलॉजी में बहुत हाई है और वो वस्तु अर्थव्यवस्था में, जहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित है, वहाँ पे वो कार बनाता है। अब कार के बदले में उसे अपने कपड़ा, अनाज, इन सब ये सारी आवश्यकताएं की पूर्ति करनी है, तो फिर उसे कार के बदले में फिर ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसके पास वो सारी वस्तुएं हैं, जो उस कार के बदले में वो सारी वस्तुएं दे दे, और वो व्यक्ति भी अपनी सारी उन वस्तुओं के बदले में कार प्राप्त करना चाहता हो, जो कि बहुत ही कठिन कार्य था। तो बहुत ही महंगी वस्तुओं का उत्पादन करना या फिर किसी एक वस्तु के उत्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त कर लेना, ये उपयुक्त नहीं था उस वक्त। और चूँकि वस्तु बाज़ार में बाज़ार का विस्तार भी संभव नहीं था, तो इसीलिए वस्तु विनिमय प्रणाली में विशेषज्ञता का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट है सुवाह्यता का अभाव। सुवाह्यता इन इंग्लिश हम लोग इसे पोर्टेबिलिटी कहते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की सुविधा, मतलब किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाने की सुविधा को सुवाह्यता कहते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में एक और कठिनाई थी कि वस्तुओं और सेवाओं को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाना पॉसिबल नहीं था, इसमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वस्तु विनिमय प्रणाली में उत्पन्न जितनी भी कठिनाइयाँ थी, उनके कारण ही मुद्रा की उत्पत्ति हुई, और मुद्रा की उत्पत्ति से वस्तु विनिमय प्रणाली की सारी समस्याओं का समाधान हो गया। मुद्रा वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यकता के दोहरे संयोग को समाप्त कर दिया, और ये मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करती है, जिससे जो मुख्य समस्या थी उसका समाधान हो गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जूता निर्माता को अब ऐसे किसान की ज़रूरत नहीं है, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है जो अपने गेहूं के बदले में उससे के जूते खरीदे, बल्कि अब उसे जूते का खरीदार ढूंढना होगा, उसे अपने जूते बेचने के बदले में मुद्रा प्राप्त करनी होगी, और उस मुद्रा से वो गेहूं और अन्य वस्तुएं आराम से खरीद सकता है। तो इस प्रकार मुद्रा की उत्पत्ति से बहुत वस्तु विनिमय प्रणाली में उत्पन्न बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो गया। इस पार्ट में हम लोग वस्तु विनिमय क्या है और इसकी प्रमुख समस्याओं के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मुद्रा क्या है, मुद्रा के क्या कार्य हैं और मुद्रा के विभिन्न रूप के बारे में समझेंगे।